मेरा नाम फातिमा है और मैं आज अपनी कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये वो कहानी है जो मेरे दिल के कोने में दबी हुई है, जिसे मैंने कभी किसी से साझा नहीं किया। लेकिन आज मैं इसे आपके सामने रख रही हूँ, ताकि शायद कोई और लड़की मेरी तरह मजबूर न हो। मैं 18 साल की थी जब मेरे अम्मी और अब्बू ने मेरी शादी तय कर दी। वो शख्स जिससे मेरी शादी हुई, उम्र में मेरे अब्बू के बराबर था, 46 साल का। मैंने उसे पहले कभी देखा तक नहीं था, न ही उससे कोई बातचीत हुई थी। बस एक दिन मेरे घर में उसका आना हुआ और अगले हफ्ते मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मैं हैरान थी। मैंने अम्मी से पूछा, ये क्या हो रहा है? मैं तो अभी पढ़ना चाहती हूँ। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी शादी करूंगी। लेकिन अम्मी ने मेरी बात को अनसुना कर दिया। उन्होंने कहा, बेटी, ये हमारा फैसला है। तुम्हारी खुशी हमारी खुशी है। ये शादी तुम्हारे भले के लिए है। मैं रोई, गुहार लगाई, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब्बू ने कहा, इस्लाम में बेटी का फर्ज है कि वो अपने अम्मी अब्बू की बात माने। तुम्हारी शादी हमने तय कर दी है और ये होकर रहेगी। शादी का दिन आ गया। मैंने अपने चेहरे पर निकाब डाला, लेकिन मेरे आंसू निकाब के पीछे छिप नहीं पाए। मैंने दुआ की कि कोई चमत्कार हो जाए, कोई इसे रोक दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं उस आदमी के साथ बंध गई जिसे मैं जानती तक नहीं थी। पहली रात जब वो मेरे करीब आया, मैंने खुद को सिकोड़ लिया। मैं डरी हुई थी, परेशान थी। उसने मेरे डर को महसूस किया, लेकिन उसने मेरी भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया। मैंने खुद को उसके हवाले कर दिया, लेकिन मेरा दिल टूट गया। मैंने महसूस किया कि मेरी आज़ादी, मेरे सपने, सब कुछ खत्म हो गया है। दिन बीतते गए और मैं उस जीवन के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करती रही, लेकिन मेरा दिल कभी खुश नहीं हुआ। मैंने अल्लाह से दुआ की कि वो मुझे इस स्थिति से निकालें, मुझे एक रास्ता दिखाएं। मैंने कुरान पढ़ा, नमाज पढ़ी और अपने ईमान को मजबूत रखने की कोशिश की। एक दिन मैंने उससे बात करने की कोशिश की। मैंने कहा, मैं अभी बहुत छोटी हूँ। मैंने जिंदगी को समझा भी नहीं है। क्या आप मुझे थोड़ा समय देंगे? मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे को समझें। उसने मेरी बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम मेरे घर को संभालो। बाकी सब बातें बाद में होगी। मैंने महसूस किया कि मैं अकेली हूँ। मेरे अम्मी और अब्बू ने मुझे इस जिंदगी में धकेल दिया था और अब मुझे खुद ही इससे निपटना था। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने ईमान को मजबूत रखा और अल्लाह पर भरोसा किया। मेरी शादी को 6 महीने हो चुके थे। मैंने खुद को किसी तरह उस माहौल में ढालने की कोशिश की, लेकिन हर दिन एक नई तकलीफ लेकर आता। मेरे पति का व्यवहार मेरे प्रति बेरुखी भरा था। वे मुझसे एक पत्नी के कर्तव्यों की उम्मीद रखते थे, लेकिन मेरी भावनाओं और इच्छाओं को कभी समझने की कोशिश नहीं करते थे। एक दिन मेरे पति के दोस्त का घर में आना हुआ। उनकी पत्नी जायरा आपा भी उनके साथ आई थीं। जब हम अकेले हुए तो उन्होंने मुझसे धीरे से पूछा, तुम खुश हो? उनकी आंखों में एक अजीब सी गर्मजोशी थी, जिससे मुझे लगा कि शायद वे मेरी तकलीफ समझ सकती हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा, अगर कभी किसी से बात करने की जरूरत हो, तो मैं हूं। ये शब्द सुनकर मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। इतने महीनों बाद पहली बार मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे समझ सकता है। एक रात जब मेरे पति किसी काम से बाहर गए हुए थे, मैंने हिम्मत जुटाकर जयरा आपा को फोन किया। मैंने सारी बातें उन्हें बता दीं। कैसे मैं इस शादी से खुश नहीं थी, कैसे मुझे जबरदस्ती इस रिश्ते में धकेला गया था। उस रात जब मेरे शौहर घर लौटे, मैं उनके सामने पड़ने से बचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन शायद पहली बार उन्होंने गौर किया कि मेरे चेहरे पर कोई रोशनी नहीं बची थी। क्या हुआ? उन्होंने रूखे स्वर में पूछा। मैंने सिर झुका लिया। मुझे लगा कि अगर मैंने कुछ कहा तो वे नाराज हो जाएंगे। लेकिन इस बार उनका लहजा थोड़ा नरम था। अगर कोई परेशानी है तो बता सकती हो, उन्होंने कहा। यह पहली बार था जब उन्होंने मुझसे कुछ पूछने की जहमत उठाई थी। मैं चाहती थी कि वे मेरी तकलीफ समझें, लेकिन 6 महीने की दूरी इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती थी। मैं चुप रही। उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा और अपने कमरे में चले गए।
लेकिन इस छोटी सी बात ने मेरे मन में एक सवाल जगा दिया। क्या वे सच में बदल सकते हैं, या यह सिर्फ एक क्षणिक बदलाव था? अगले कुछ हफ्तों में उनके व्यवहार में हल्का सा बदलाव दिखने लगा। वे कम से कम मुझसे बात करने लगे थे। लेकिन इस बीच मेरी जिंदगी में एक और मोड़ आया। जायरा आपा ने एक दिन मुझे अपने घर बुलाया। वहां उनकी ननद का बेटा रायहान भी मौजूद था। रायहान, जो विदेश में पढ़ा लिखा एक सुलझा हुआ इंसान था, पहली ही मुलाकात में बेहद सम्मानजनक और समझदार लगा। आपकी बहुत बातें सुनी हैं फातिमा, उसने मुस्कुराकर कहा। मैंने चौंक कर जायरा आपा की ओर देखा और उन्होंने हल्की सी मुस्कान दी। वो बस तुम्हारे बारे में फिक्र करता है, इसलिए कुछ बातें बताई हैं, जायरा आपा ने समझाया। रायहान का व्यवहार बाकी मर्दों से अलग था। उसकी आंखों में कोई हुक्म चलाने वाली झलक नहीं थी, बल्कि एक समझदारी थी। वह मुझसे जब भी बात करता, मेरे जवाबों को ध्यान से सुनता। धीरे धीरे हम दोनों के बीच बातचीत होने लगी। उसके शब्दों में एक अपनापन था, एक सम्मान था, जो मुझे अपने शौहर से कभी नहीं मिला था। रायहान से मुलाकात के बाद मेरे मन में एक अजीब सी हलचल मच गई थी। वह शख्स, जो न तो मेरे शौहर जैसा था, न ही मेरे अम्मी अब्बू जैसा, उसने पहली बार मुझे एक इंसान की तरह महसूस कराया था। लेकिन यह एहसास जितना सुखद था, उतना ही डरावना भी। क्या मैं गलत सोच रही थी? क्या एक शादीशुदा औरत का किसी दूसरे मर्द से इस तरह बातें करना गुनाह था? मैंने खुद को समझाया कि नहीं, यह सिर्फ दोस्ती है। लेकिन कहीं न कहीं दिल के किसी कोने में एक नर्म एहसास पनप रहा था, जिसे मैं खुद भी समझ नहीं पा रही थी। मेरे शौहर के बर्ताव में हल्का सा बदलाव आ चुका था, लेकिन यह बदलाव अचानक से और भी अजीब हो गया। अब वे मुझसे ज्यादा सवाल करने लगे थे। तुम आजकल बहुत खामोश रहती हो, सब ठीक है? पहली बार उन्होंने मुझसे इस तरह पूछा था। मैं समझ नहीं पाई कि क्या जवाब दूं। क्या सच में कुछ ठीक था? जी, सब ठीक है, मैंने धीरे से कहा। उन्होंने मुझे गौर से देखा, फिर कुछ नहीं कहा और कमरे से चले गए। लेकिन इसके बाद उन्होंने मेरे आने जाने पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया। एक दिन जब मैं जायरा आपा के घर गई थी, तो लौटने के बाद उन्होंने पूछ लिया, वहां कौन कौन था? ये सुनकर मैं चौंक गई। पहले तो उन्हें मेरी जिंदगी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन अब अचानक इतनी दिलचस्पी क्यों? इस बीच रायहान से मेरी बातें होती रहीं। वह कभी मेरे दर्द को सीधे सीधे नहीं पूछता था, लेकिन उसकी बातों में हमेशा एक अपनापन होता था। एक दिन उसने मुझसे पूछा, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी को फिर से जीने का मौका मिले, तो क्या करोगी? मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई। क्या सच में मेरे पास कोई चॉइस थी? कुछ नहीं, मैं मजबूर हूं, मैंने धीरे से कहा। कोई मजबूर नहीं होता, फातिमा, हम सिर्फ अपने डर से बंधे होते हैं, उसने कहा। उसकी ये बातें मेरे दिल को छू गईं। क्या सच में मैं सिर्फ अपने डर की वजह से इस रिश्ते में बंधी हुई थी? पहली बार प्यार का एहसास। एक रात जब मैं छत पर बैठी थी, अचानक मेरा फोन बजा। रायहान का मैसेज था, चांद बहुत खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ये पहली बार था जब किसी ने मुझसे इस तरह की बात की थी। क्या यह सही था, या ये एक नई मुसीबत की शुरुआत थी? मैंने मैसेज पढ़कर फोन रख दिया, लेकिन दिल में एक मीठी सी हलचल मची रही। मेरे शौहर का गुस्सा मेरी हड्डियों तक उतर गया था। उनकी आंखों में जो आग थी, उसने मेरे दिल की सारी हिम्मत को जैसे जला दिया। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें किसी गैर मर्द से बात करने की कोई जरूरत नहीं। उनके इस जुमले ने मेरी रूह तक झकझोर दी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जवाब देने का कोई फायदा भी नहीं था। मैं जानती थी ये बहस और लंबी खींच सकती थी और शायद किसी ऐसे मोड़ तक पहुंच जाती जहां से वापसी मुश्किल होती। लेकिन उस रात मैं सो नहीं पाई। मैं बिस्तर पर करवटें बदलती रही और मेरे दिल में अजीब सी कशमकश चलती रही। रायहान का मैसेज अभी भी मेरे फोन में था। चाँद बहुत खूबसूरत लग रहा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अगले कुछ दिनों में मेरे शौहर का बर्ताव और अजीब हो गया। वे अब हर बात पर शक करने लगे थे। मेरी हर हलचल पर नजर रखते थे। एक शाम जब मैं किचन में थी, वे अंदर आए और बिना किसी भूमिका के बोले, अगर मैं तुम्हें तलाक दे दूं तो?
मेरे हाथ से चम्मच गिर गया। क्या? मेरी आवाज में न जाने क्यों डर था। हाँ, अगर तुम्हें इस शादी से इतनी परेशानी है, तो चली जाओ। मैंने उनकी आंखों में देखा। वहां सिर्फ गुस्सा नहीं था, वहां ईगो था, अहंकार था। वे नहीं चाहते थे कि मैं खुश रहूं। वे बस ये साबित करना चाहते थे कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मैंने गहरी सांस ली। अगर आप तलाक देना चाहते हैं, तो दे दीजिए, मैंने ठहरते हुए कहा। वे चौंक गए। शायद उन्हें मेरी ये हिम्मत उम्मीद से ज्यादा लगी थी। ठीक है, फिर तैयार हो जाओ, वे बोले और कमरे से बाहर निकल गए। उस रात मैंने रायहान को मैसेज किया, अगर किसी को छोड़ना ही पड़ जाए, तो क्या छोड़ना आसान होता है? उसका जवाब कुछ ही मिनटों में आया। छोड़ना कभी आसान नहीं होता, लेकिन कभी-कभी यह जरूरी होता है। उसके ये शब्द मेरे दिल के अंदर तक उतर गए। रायहान अब सिर्फ एक दोस्त नहीं रह गया था, वह एक उम्मीद बन चुका था। अगले दिन मेरे शौहर ने मुझे बुलाया। उनके हाथ में तलाक के कागज थे। यह लो, तुम्हारी आजादी। मैंने कागज पकड़े और मेरी आंखें भर आईं। लेकिन ये आंसू गम के नहीं थे, ये राहत के आंसू थे। मैंने उस घर को छोड़ दिया। जब मैं बाहर निकली, तो जायरा आपा और रायहान बाहर खड़े थे। रायहान ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल था। अब क्या करोगी? मैंने हल्की मुस्कान दी और कहा, मैंने घर छोड़ दिया, लेकिन मेरे कदम अब भी कांप रहे थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं अपने ही घर को अलविदा कह दूंगी। लेकिन यह अलविदा किसी मजबूरी में नहीं था, यह एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। जायरा आपा ने मेरा हाथ थामा और गले लगा लिया। तुमने बहुत हिम्मत दिखाई फातिमा, अब बस पीछे मुड़कर मत देखना। रायहान अब भी खड़ा था, चुपचाप, मेरी ओर देखता हुआ। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मेरे दिल को सुकून दे रहा था, जैसे कोई कह रहा हो, तुम अकेली नहीं हो। अब तुम कहाँ जाओगी? रायहान ने पूछा। मैंने गहरी सांस ली। पता नहीं, मैंने कभी यह फैसला किया ही नहीं था। बस इतना जानती थी कि मैं अब वापस उस घर में नहीं जा सकती थी। रायहान कुछ सोचने लगा। फिर उसने कहा, अगर चाहो तो तुम जायरा आपा के साथ रह सकती हो। जब तक तुम्हें कुछ समझ न आ जाए, तब तक तुम्हें एक ठिकाने की जरूरत होगी। जायरा आपा ने सिर हिलाया। हाँ, हमारे घर में तुम्हारे लिए हमेशा जगह है, फातिमा। मेरी आंखें भर आईं। यह लोग मेरे लिए अजनबी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे अपना लिया था। जायरा आपा के घर आने के बाद पहली बार मैंने खुद को हल्का महसूस किया। वहां कोई मुझे आदेश नहीं दे रहा था, कोई मुझ पर शक नहीं कर रहा था। मैं खुद को एक परिंदे की तरह महसूस कर रही थी, जो पहली बार खुले आसमान में उड़ने की कोशिश कर रहा था। रायहान अक्सर आता था, कभी-कभी जायरा आपा के साथ, कभी अकेले। हम बातें करते, हंसते, और मैं पहली बार किसी से अपनी दिल की बातें खुलकर कह पाती थी। एक दिन जब हम छत पर बैठे थे, रायहान ने मुझसे पूछा, अब आगे का क्या सोचा है? मैंने हल्की मुस्कान दी। मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। पढ़ाई पूरी करनी है, खुद के लिए कुछ करना है। रायहान की आंखों में गर्व था। अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत हो, तो मैं हूं। उसका यह कहना मेरे दिल को छू गया। दिन बीतते गए और मैं अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश करने लगी। मैंने कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोचा, लेकिन डर अब भी था। क्या मेरे अम्मी अब्बू मुझे खोजने आएंगे? क्या मेरा समाज मुझे अपनाएगा? रायहान हमेशा मेरे साथ था। जब मैं उदास होती, वह हौसला देता। जब मैं डरती, वह मुझे हिम्मत दिलाता। एक दिन जब मैं बालकनी में खड़ी थी, रायहान नीचे से गुजरा। उसने मेरी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। रायहान की मुस्कान देखकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह कैसा एहसास था। क्या यह वही था जिसे लोग मोहब्बत कहते हैं? उस रात मैं सो नहीं पाई। जब भी आंखें बंद करती, रायहान का चेहरा सामने आ जाता। उसका मुस्कुराना, उसकी बातें, उसकी चिंता। क्या यह सिर्फ दोस्ती थी या इससे कुछ ज्यादा? जायरा आपा ने शायद मेरी उलझन भांप ली थी। उन्होंने एक दिन अचानक मुझसे पूछ लिया, फातिमा, क्या तुम रायहान को पसंद करने लगी हो? मैंने चौंक कर उनकी तरफ देखा। न नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वे हल्के से मुस्कुराईं। झूठ बोल रही हो, लेकिन कोई बात नहीं,
अपने दिल की बात खुद से मत छुपाओ। मैंने नजरें झुका लीं। क्या वाकई यह सच था? कुछ दिनों बाद एक शाम रायहान मुझे पार्क में मिलने बुलाया। हम दोनों एक बेंच पर बैठे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रायहान कुछ सोच रहा था और मैं भी चुपचाप बैठी थी। फिर अचानक उसने कहा, फातिमा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बहुत। मैं सन्न रह गई। मेरा चेहरा गर्म हो गया। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। मैं जानता हूं कि तुम बहुत कुछ झेल चुकी हो। मैं जानता हूं कि तुम अब किसी पर यकीन करने से डरती हो। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। रायहान, मैं नहीं जानती कि मैं फिर से किसी से मोहब्बत कर सकती हूँ या नहीं। उसने हल्के से मेरा हाथ पकड़ा। तुम्हें मोहब्बत करने की जरूरत नहीं, बस मुझ पर भरोसा कर सकती हो। मैंने उसकी आंखों में देखा। वहां कोई लालच नहीं था, कोई जबरदस्ती नहीं थी, बस एक सच्ची मोहब्बत थी। और उस पल मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद मैं भी उसे चाहने लगी हूं। उस दिन के बाद से सब बदल गया। रायहान हर पल मेरे साथ था। उसने मुझे पढ़ाई में मदद की, मेरी हिम्मत बढ़ाई और मुझे मेरी खुद की पहचान बनाने में सहारा दिया। रायहान से मिलने के बाद मेरी जिंदगी जैसे बदलने लगी थी। मैं पहले से ज्यादा मजबूत महसूस करने लगी थी। उसकी बातें, उसका साथ, उसकी फिक्र, सब कुछ मुझे यह यकीन दिला रहे थे कि मैं अकेली नहीं हूं। लेकिन यह इतनी आसान राह नहीं थी। मेरा अतीत अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। एक दिन जब मैं कॉलेज से लौट रही थी, अचानक एक काली गाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। दिल जोर से धड़कने लगा। दरवाजा खुला और मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। फातिमा, ये तुम क्या कर रही हो? वह मेरे अब्बू थे। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। तुमने हमें क्या मुंह दिखाने लायक छोड़ा? हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने धीरे से कहा, अब्बू, मैं सिर्फ अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। बंद कर ये बकवास। चलो हमारे साथ। अब्बू ने मेरा हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, रुकिए। मैंने मुड़कर देखा। रायहान खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा। फातिमा, अब बच्ची नहीं है चाचा। उसे जबरदस्ती वापस ले जाने का हक आपको नहीं है। अब्बू की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। तू कौन होता है हमें रोकने वाला? यह हमारी बेटी है। रायहान एक कदम आगे आया और ठहर कर कहा, फातिमा, आपकी बेटी है, लेकिन उसकी जिंदगी उसकी अपनी है। और अगर आपने इसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश की, तो यह कानूनन जुर्म होगा। अब्बू कुछ पल चुप रहे। शायद उन्हें समझ आ गया था कि अब जबरदस्ती करना आसान नहीं होगा। उन्होंने मेरी ओर देखा। फातिमा, अभी भी वक्त है। घर लौट आओ। हम सब मिलकर तुम्हारे लिए अच्छा सोचेंगे। मैंने आंसू भरी आंखों से उन्हें देखा। अब्बू, जब मैंने आपसे पढ़ाई जारी रखने की बात की थी, तब आपने मेरी नहीं सुनी। जब मैंने आपसे अपने फैसले लेने की बात की, तब भी आपने मेरी नहीं सुनी। अब, जब मैंने अपनी राह खुद बना ली है, तो मुझे पीछे मत खींचिए। अब्बू की आंखों में एक अजीब सा दर्द था। कुछ पल के लिए लगा कि वह कुछ कहेंगे, लेकिन फिर वह चुपचाप गाड़ी में बैठकर चले गए। रायहान मेरी तरफ मुड़ा और धीरे से कहा, तुम ठीक हो? मैंने सिर हिलाया। उसने हल्के से मेरा हाथ थाम लिया। अब तुम्हें कोई भी तुम्हारी जिंदगी जीने से नहीं रोक सकता, फातिमा। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। ये पहली बार था जब मैं खुद को किसी के साथ पूरी तरह महफूज महसूस कर रही थी। अब्बू के जाने के बाद मैं कुछ देर तक वहीं खड़ी रही। दिल में कई सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो एहसास हो रहा था, वह था सुकून। रायहान अब भी मेरा हाथ पकड़े हुए था, जैसे वह यह यकीन दिलाना चाहता हो कि मैं अकेली नहीं हूं। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर ढलता हुआ सूरज गुलाबी रंग बिखेर रहा था। फातिमा, रायहान ने मुझे हल्के से पुकारा। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी नरमी थी, कुछ ऐसा जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी। क्या हुआ? मैंने धीरे से पूछा। वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आज पहली बार तुमने बिना डरे अपने लिए आवाज उठाई। मुझे तुम पर फख्र है। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की,
लेकिन आंसू छलक गए। रायहान ने धीरे से मेरा चेहरा अपने हाथों में लिया और अपनी उंगलियों से मेरे आंसू पोंछ दिए। अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं फातिमा। अब तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशी होनी चाहिए। उसकी छुअन में इतनी मोहब्बत थी कि मैं कुछ पल के लिए सब भूल गई। दुनिया, समाज, बीता हुआ कल, सब जैसे दूर चला गया। उस पल में सिर्फ मैं थी और रायहान। उस रात रायहान ने मुझे एक जगह चलने के लिए कहा। कहाँ? मैंने पूछा। उसने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा। हम कार में बैठे और वह मुझे शहर से दूर एक खूबसूरत झील के पास ले गया। वहां चांदनी बिखरी हुई थी। पानी पर उसकी रोशनी चमक रही थी। ठंडी हवा के बीच सब कुछ जादुई लग रहा था। रायहान ने कार से एक टोकरी निकाली और मेरे सामने रख दी। ये क्या है? डिनर, सिर्फ हमारे लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने यह सब सिर्फ मेरे लिए किया था। हम दोनों वहां बैठ गए और पहली बार मैंने किसी के साथ इतना सुकून महसूस किया। डिनर के बाद रायहान कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, फातिमा, मैं तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें जबरदस्ती प्यार में नहीं बांधना चाहता। मैं चाहता हूं कि तुम खुद अपनी मोहब्बत को महसूस करो। मेरी सांसें अटक गईं। मैंने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से कहा, शायद मैं भी तुम्हें चाहने लगी हूं। रायहान। रायहान के चेहरे पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई। उसने मेरा हाथ पकड़ा और हल्के से अपने होंठ उस पर रख दिए। उसकी छुअन ने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी। उस रात के बाद मेरी जिंदगी जैसे बदल गई थी। अब कोई डर नहीं था, कोई जबरदस्ती नहीं, बस मैं और रायहान साथ में एक नई शुरुआत की तरफ बढ़ते हुए। रायहान और मैं अब पहले से ज्यादा वक्त साथ बिताने लगे थे। कभी कॉफी शॉप में, कभी लाइब्रेरी में, तो कभी बस यूं ही सड़क किनारे चलते हुए। उसके साथ हर लम्हा खास था। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, हम दोनों पार्क में बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी और आसमान सुनहरे रंग में डूबा हुआ था। रायहान मेरी ओर मुड़ा और हल्के से मुस्कुराया। फातिमा, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझसे प्यार करने लगी हो? मैंने उसकी आंखों में देखा। वहां एक सवाल था, लेकिन उसके पीछे उम्मीद भी थी। मैंने हल्के से सिर हिलाया। हाँ, रायहान, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फिर से किसी पर भरोसा कर पाऊंगी, लेकिन तुमने मेरा यकीन जीत लिया। रायहान ने धीरे से मेरा हाथ अपने हाथों में लिया और अपनी उंगलियों से हल्का सा स्पर्श किया। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तो फिर एक वादा करो। क्या? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम खुद को कभी अकेला मत समझना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी आंखें हल्की सी नम हो गईं। मैंने धीरे से उसका हाथ थाम लिया और कहा, और मैं वादा करती हूं कि अब कभी डरकर नहीं जीऊंगी। वो पहली नजदीकी। उस रात जब मैं घर लौटी, तो दिल अजीब सी बेचैनी से भरा था। रायहान के बिना जैसे कुछ अधूरा सा लग रहा था। अचानक मेरा फोन बजा। स्क्रीन पर रायहान का नाम चमक रहा था। मैंने कॉल उठाई। फातिमा? हाँ। क्या तुम छत पर आ सकती हो? मैं चौंक गई। छत पर? हाँ, बस आओ। मैं जल्दी से ऊपर गई और वहां मेरी आंखें जो देख रही थीं, उस पर यकीन करना मुश्किल था। रायहान सामने खड़ा था, हाथ में गुलाब लिए हुए। रायहान, तुम यहाँ? उसने हल्के से मुस्कुराकर कहा। बस, तुम्हें देखने आया था। तुम्हारी याद आ रही थी। मेरी धड़कन रुक सी गई। मैंने धीरे से गुलाब लिया और उसकी खुशबू महसूस की। रायहान धीरे धीरे मेरे करीब आया। हमारा बीच का फासला कम हो रहा था। उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे को छू रही थीं। फातिमा, तुम मेरी जिंदगी की सबसे हसीन चीज हो। उसने बहुत धीरे से कहा। आंखों में एक अलग ही जादू था। उस पल मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर हल्के से उसकी बाहों में सिमट गई। उस रात चांदनी के नीचे मेरे दिल ने पहली बार किसी को पूरी तरह अपनाया था। अब हमारी मोहब्बत सच में मुकम्मल हो रही थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हमें और बेहतरीन कहानियाँ लिखने का हौसला मिलता है। अगर आप इस कहानी का अगला भाग पढ़ना चाहते हैं, तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। धन्यवाद। लव।